बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था, जिसकी सदारत चेयरमैन इमरान खान साहब ने फरमाई और 3.5 घंटे का ये तवील इजलास चला, जिस पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और जो हमारी माशी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। जो मोटे मोटे कुछ फ़ैसले हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, फ़ैसला किया गया है, जैसे कि आपके इल्म में है, कि पंजाब में जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से उनमें हिस्सा लेगी। हमारे इल्म में है कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत अपनी इंतज़ामिया और अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके नताइज अपनी मनमानी के हासिल करने का एक मंसूबा बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर यह एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाएं, और अगर वो इन ज़िमनी इलेक्शंस को शफाफ बनाने में नाकाम दिखाई दिए तो जनरल इलेक्शन जो होने हैं और अनकरीब होने हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके फ़ैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक़िद होगा, ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फ़ैसला किया जा सके। इसके साथ साथ हुआ है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने मेंबरान कौमी असम्बली को ये खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक वो असम्बली में पेश हों, अपने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफ़े पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं और मज़ीद उनके सामने पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनांचे पार्टी ने फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। नंबर 3, राना सनाउल्लाह के बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे और वो धमकियाँ और वो गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी है और एक इज़्तिराब की कैफियत भी है। वो कह रहे हैं कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी समझती है इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती, और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वज़ीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द अमल आएगा। और अगर किसी को ख्याल है कि खामोशी से कौम या तहरीक इंसाफ की तंजीम या कारकुनान उसे बर्दाश्त करेंगे तो वो गलत फहमी में है। एक तरफ कर दें बच्चे को यार, एक तरफ कर दें, तो ये गलत फहमी में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि हमारे कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें इत्तला दी जा रही है कि अगर मीडिया के ज़रिए या उनको इत्तलात सोशल मीडिया के ज़रिए मिले कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है, तो आपने अपना रद्द अमल फिल फौर देना है। आपको कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा और आपको कोई टेलीफोन नहीं आएगा। आप सियासी लोग हैं और सियासी रद्द अमल
पुरअमल सियासी रद्दअमल आपका आईनी, कानूनी, सियासी इस्तेहकाक है। चुनाचे आप अभी से उसके लिए मनसूबाबंदी, सफ़बंदी कर लीजिए, ताकि अगर ऐसी हिमाकत और ऐसी नादान हरकत ये गैर सियासी सोच रखने वाली हुकूमत अगर करती है, तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम जो आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो अपना माफ़ी ज़मीर वाज़े तौर पर बयान कर सकें। इसके साथ कोर कमेटी ने मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया, और माशी सूरत हाल के बारे में एक तशवीश की लहर है जो पूरे मुल्क में इस वक्त दिखाई दे रही है। 60 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा, केरोसिन ऑयल की कीमत में इजाफा, तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट बिजली के टैरिफ में इजाफा, और 1 जुलाई से ये नवीद सुना दी गई है कि 45% गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। ये जो तजर्बाकार हुकूमत आज कौम पर मुसल्लत की गई है, ये आपके इल्म में है कि जब से ये आए हैं इस मुख्तसर दौरानिए में आज जो घी है वो 200 रुपए से ज़्यादा फ़ी किलो उसमें इजाफा हो चुका है, जो हर घर की ज़रूरत है। 500। जब से ये हुकूमत आई है, आटा 20 किलो का थैला पंजाब में जो गंदम पैदा करता है, जहाँ कभी आटे की किल्लत नहीं होती, बल्कि वो बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, आज़ाद कश्मीर को सप्लाई करता है गंदम। आज पंजाब की कैफियत ये है कि 1600 रुपया 20 किलो का थैला बिक रहा है। चीनी की कीमत देखें, दालों की कीमत देखें, गोश्त की कीमत देखें, यानी कि हर खुर्दनी चीज़ बेकाबू हो चुकी है। और इनके इक़दामात से कोर कमेटी का ये तज्ज़िया है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। इस वक्त जो अफरात ज़र है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इक़दामात हैं इनका इम्पैक्ट अभी आना है, और ये 10 जून के बजट से पहले इसका इम्पैक्ट आना है। 10 जून को क्या नए इक़दामात उठाते हैं उस पर तो बजट की तकरीर के बाद ही हम अपना रद्दअमल दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये तज्ज़िया है कि पाकिस्तान का अफरात ज़र एक नई हद को छूने वाला है, और कुछ माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पे पहुँचने वाला है। कहीं ये 25 से 30% अफरात ज़र को न छू जाए, और खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो जो मुतवस्सित तबका है, जो हमारा मज़दूर है, जो मेहनत कश तबका है, उस पर जो कैफियत आज तारी है, उस पर मज़ीद जो तूफ़ान बरपा होगा वो किसी से पोशीदा नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इन हालात को भांपते हुए अभी हुकूमत की ये साजिशें जो हैं हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हमने जो असर और जो इम्पोर्टेंट सर्कल्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पर नज़र रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत, एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये अब अहम अवामिल हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पानी का बहरान है। इस वक्त किसान बेहद परेशान है। बिजली के निर्ख बढ़ गए, ट्यूबवेल चला नहीं सकता, जहां ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है उनका इन्हिसार नहरों पर है, और नहरों की वाराबंदी है जून के महीने में। जून के महीने में कभी आपने
वाराबंदी पहले नहीं सुनी, आज का किसान वो बर्दाश्त कर रहा है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए शौकत तरीन साहब ने हमारी हुकूमत को रुखसत होने से पहले ये बता दिया था कि ये जो मनसूबाबंदी हो रही है, ये इकॉनमी जो हमारी रिकवर कर रही थी स्टेबिलिटी के बाद और ग्रोथ की तरफ माइल थी, एक फील गुड फैक्टर आ चुका था, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। वो लूमें फैसलाबाद की जो लोहे के भाव बिक रही थी, वो लूमें मुल्तान में जो बंद पड़ी थी वो चलना शुरू हो गई, वो तकले जो बंद थे वो चलना शुरू हो गए और अरबों की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में आ गई। क्यों? कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल किया, हमने उसको बतदरीज कम किया, हमने स्टेबल गैस और बिजली की प्राइसेस दी, हमने आईएमएफ के दबाव के बावजूद निर्ख कम किए, बिजली के भी और तेल के भी। हमने रूस के साथ गुफ्तगू करके 30% ऑयल, गंदम और सस्ती गैस के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो ये हुकूमत सिरे चढ़ाने में कतरा रही है कि कहीं नाराज़गी मोल न लेनी पड़ जाए। तो ये माशी सूरत हाल जो आज है, इससे हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तानी तबका, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो मज़दूर तबका है, चाहे वो खुशहाल सनतकार तबका है, अक्रॉस द बोर्ड कोई तबका आज हमें मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। और हमारी नज़र में इस हुकूमत के जो माशी माहिरीन हैं, इनके पास कोई हल भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं, करते हैं, एक शाम करते हैं, एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। और इन हालात में मईशत जो है और मईशत की हालत बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है और ये इतने बड़े फैसले जो कर रहे हैं और आवाम पर महंगाई का जो बम गिरा रहे हैं, सियासी तौर पर ये इसके इस्तेहकाक इनका नहीं है। इसके साथ साथ ये भी फैसला और ये भी डिस्कशन हुई कि आज हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खामोश दिखाई दे रहे हैं। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात हो रहे थे अमन के हसूल के लिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, तो इन्होंने बड़ी तनकीद की थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बहुत जुमले कसे गए थे और बहुत से आपने देखा इदारिये छपे, बहुत सी गुफ्तगू हुई, आर्टिकल्स आए। आज यही हुकूमत वही मज़ाकरात, वही वफूद काबुल भेज रही है, गुफ्तगू कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ारजा का आज क्या मौक़िफ़ है? हिज़्ब इख्तिलाफ़ में उनका एक वाज़े मौक़िफ़ था, आज उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है या एतराफ़ किया है कि जो रास्ता अपनाया जा रहा था उसमें मुल्क की फलाह और बेहतरी दरकार थी। इसके साथ साथ ये भी सामने बात आई है कि 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी ख़वातीन पर, जिस तरह हमारे घरों की दीवारों को फलांगा, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया, जिस तरह टेयर गैसिंग की गई, जिस तरह शेलिंग हुई, लाठियों का, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ, इसकी तारीख़ में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी सियासी हुकूमत में हमने ये रूप पहले नहीं देखा कि कोई सियासी हुकूमत इस किस्म की हट धर्मी का और गैर सियासी अमल का वो मुजाहिरा करे। हमने फैसला किया है कि वो पुलिस अफसरान जिन्होंने ये कार्रवाई की है, तशद्दुद किया है, हम न सिर्फ उनकी निशानदेही करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करवाएंगे। जैसे कि लाहौर में अदालत ने, सेशन कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और केस की रजिस्ट्रेशन का CCPO पे DIG ऑपरेशंस पर उन्होंने फ़ैसला किया है। इसी तरह दीगर अज़ला में हमें बताया जाए
ہم اپنے کارکنان سے تنظیم سے پوچھ رہے ہیں جس تھانے کے SHO نے ان کے گھروں میں جا کر ان کے دروازے توڑے, ان کی دہلیز پھلانگی اور تشدد کیا بلا وجہ پرامن لوگوں کو جو رات کو سو رہے تھے پرامن طریقے سے, کوئی نقص امن کا سوال نہیں تھا, کوئی قانون شکنی نہیں کی گئی, ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہماری سینٹ کی پریولیجز کمیٹی ہے, جو ہمارے جو انٹیریئر کی کمیٹی ہے, اس میں ہمارے معزز ممبران سینٹ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور IG اسلام آباد اور ان دیگر افسروں کو پیش ہونے کا مطالبہ کریں گے اور سامنے انہیں پوچھیں گے. اسی طرح پنجاب اسمبلی کی جو کمیٹی ہے اور جو ہمارے اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, ان سے بھی کور کمیٹی یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ پنجاب کے سینئر آفیسرز جو ہیں IG پنجاب بالخصوص چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کے اور اہلکار جن کی ناک کے نیچے یہ تشدد, یہ کنٹینرز, یہ شیلنگ, یہ ظلم, یہ بربریت ہوئی, ان کو بلائیں اور اسمبلی کے سامنے پیش کریں اور ان کو جواب دہ ٹھہرائیں. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, دے آر آنسریبل ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف دا پیپل. اور ہم چاہتے ہیں کہ کور کمیٹی نے یہ اظہار کیا ہے کہ ان کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہماری جو ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں, جو تشدد ہوا خواتین پر بالخصوص, جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے, ان کا وہ مظاہرہ کریں گی, جگہ کا انتخاب کا وہ فیصلہ کریں گے آپس میں مشاورت سے, اور ہماری ممبرز آف پارلیمنٹ اور سینٹ اور پروونشل اسمبلیز وہ فیصلہ کریں گے اسلام آباد یا راولپنڈی میں کہاں اس کا مظاہرہ کرنا ہے, تاکہ جو رینجرز نے کیا آؤٹ آف دا وے جا کر اس کو بھی کوگنیزنس میں لایا جائے اور خواتین پر بالخصوص جو کچھ ہوا اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا جس میں سائفر کے بارے میں جو سیاسی مداخلت ہوئی اور اس کے بارے میں جو احکامات نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دیے جس کے تحت ڈیمارش کیا گیا, اس کے بارے میں سوال اٹھائیں کہ جب یہ ہو رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے. جب پاکستان کے معاملات میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا واضح اعتراف کر لیا گیا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا, تو اس کے بعد یہ خاموشی اختیار کیوں کی گئی. پاکستان کے محافظوں کو اس پر یقیناً نوٹس لینا چاہیے تھا. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی متحرک کیا جائے اور وہ اپنے اپنے دارالخلافوں میں اس بربریت کے خلاف آواز بلند کریں, ڈیمونسٹریشنز کریں, جن کو ہم نے رائٹ آف ووٹ دیا تھا اور ان حکمرانوں نے وہ سلب کیا ہے, قانون سازی کے ذریعے حق تلفی کی ہے, وہ احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں اور جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی گئی ہیں ان کے خلاف. اور ہم ایک کانٹینٹ بھی تیار کر رہے ہیں اور وہ کانٹینٹ ان کی خدمت میں جو وہاں کی ایسوسیشنز ہیں پاکستانی اوورسیز, ہم ان کو پیش کریں گے تاکہ وہ وہاں کے جو منتخب نمائندگان ہیں ڈیموکریسیز میں اس کانٹینٹ کو ان سے شیئر کریں کہ یہ جو کیفیت آج اس سرکار نے جو برپا کر رکھی ہے یہ کسی سویلائز سوسائٹی کیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش اس میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟